दुर्गा नागन के खास अमल से मेरी खोई हुई ताकत तवानाई वापस आ चुकी थी। मैंने सर ऊपर उठाकर फिजा में अपने दोस्त कमांडो खालिद की बू सूंघने की कोशिश की, मगर मुझे किसी तरफ से इसकी बू न आई। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान पर ऐसा लगता था कि इधर उधर से बादल जमा हो गए हैं, क्योंकि एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ इतनी सर्दी नहीं थी जितनी दिल्ली और झांसी वगैरह के शहरों में थी, बस खुनकी थी। सांप के हैसियत से मुझे सर्दी गर्मी का एहसास तो होता था, मगर न सर्दी लगती थी न गर्मी लगती थी। ट्रक की रफ्तार तेज नहीं थी, इस पर काफी बोझ लदा हुआ था और वो धीमी रफ्तार से चल रहा था। जमीन गैर हमवार होने लगी थी। दूर दूर पहाड़ियां थी, जमीन कहीं ऊंची हो जाती थी और कभी 2-2, 3-3 मील तक नशेब में उतरती चली जाती। इसके बाद फिर मामूली सी चढ़ाई शुरू हो जाती। कुछ दूर तक खेतों का सिलसिला साथ साथ चलता गया। इसके बाद जंगल शुरू हो गया। कोई ज्यादा घना जंगल नहीं था, दरख्त सड़क से हट कर थे। मुझे ललितपुर से भोपाल तक का फासले का अंदाजा नहीं था। ट्रक की रफ्तार भी हल्की थी। रास्ते के देहात में रुककर मजीद माल ट्रक में लादा जा रहा था। रात गुजर गई, दिन का उजाला फैलने लगा। एक गांव के बाहर ट्रक रुक गया। यहाँ ड्राइवर और क्लीनर नाश्ता करने के लिए एक दुकान में चले गए। मैं बोरियों के दरमियान में से सर निकाले इन्हें देख रहा था। वहाँ ट्रक तकरीबन 1 घंटा रुका रहा। वहाँ से चला तो अगले गांव में भी रुक गया। यहाँ ट्रक पर मजीद बोरियां लादी गईं। जब मजदूर ट्रक पर बोरियां लाद रहे थे तो मैं बोरियों के नीचे एक तरफ छुप गया था। यहाँ से ट्रक चला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ड्राइवर ने ट्रक रोक लिया। बोरियों के ऊपर तरपाल खोद कर डाली जाने लगी। जब सारी बोरियों पर तरपाल फैलाकर बांध दी गई तो क्लीनर ने कहा, ठीक है दादा, चलो। बोरियों के ऊपर तरपाल डाल दी गई थी। मैं भी इसके साये में आ गया था। तरपाल पर बारिश के कतरों के गिरने की आवाज ट्रक के शोर में मुझे सुनाई देती थी। एक मुकाम पर पहुंचकर ये आवाज तेज हो गई थी। बारिश तेज हो गई थी। ट्रक गीली सड़क पर मजीद आहिस्ता हो गया था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मुझे मालूम हो गया था कि अब जो बड़ा शहर आ रहा है वो भोपाल ही है। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही थी। मैंने फिजा में बू सूंघने के लिए सर उठाया और अपनी जुबान बार बार बाहर लहराई। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि फिजा में मेरी बीवी जमीला की बू के साथ कमांडो खालिद की बू भी शामिल थी। अपनी बीवी की बू महसूस करते हुए मुझे एक रूहानी खुशी मिल रही थी। बीवी से जुदा हुए अगरचे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलकर अपनी बीवी से मिलने वाला था। मगर जमीला शहर में कमांडो खालिद की कजन सिस्टर के यहाँ मुकीम थी। मैं सांप के रूप में वहाँ नहीं जा सकता था। मैंने अपनी सारी तवज्जो इस तरफ कर दी जिस तरफ से कमांडो खालिद की बू आ रही थी। यहाँ से मुझे इसके खुफिया ठिकाने का रास्ता मालूम नहीं था। ट्रक एक जगह मोड़ काटने लगा तो मैंने ट्रक से छलांग लगा दी और गीली सड़क पर गिरते ही तेजी से रेंगता हुआ एक तरफ शाम के अंधेरे में लोगों की नजरों से ओझल हो गया। मैंने इस सिमत को चलना शुरू कर दिया जिस सम्मत से कमांडो खालिद की बू आ रही थी, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था बू तेज होती जा रही थी। खालिद की बू मेरी राहनुमाई कर रही थी। मैं एक बाग से गुजरा, फिर एक पार्क में से गुजर गया। इसके बाद रेलवे लाइन अबूर की 4-5 खेतों में से गुजरा। सामने एक फैशनेबल कॉलोनी आ गई जहां खूब रोशनियां हो रही थी। खालिद की बू इधर ही से आ रही थी। मैं कॉलोनी से जरा हटकर आगे निकल गया। सामने दूर ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आने लगी। मेरी बीवी की बू मध्यम हो गई थी जबकि खालिद की बू तेज हो गई थी। मैं गीली जमीन, घास, पत्थरों और झाड़ियों में से जितनी तेजी से गुजर सकता था गुजरता जा रहा था। रात हो गई थी लेकिन मैं अंधेरे में देख सकता था। मुझे कुछ फासले पर एक खंडर दिखाई दिया। ये वही बारादरी थी जिसके पीछे किसी पुरानी इमारत के खंडर और टीले के पहलू में जमीन के अंदर कमांडो खालिद और इसके साथियों का खुफिया ठिकाना था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। आखिर मैं बारादरी के करीब से होता हुआ अंधेरे में इस गड्ढे में उतर गया जहाँ एक जानब झाड़ियों के अंदर से खुफिया ठिकाने को रास्ता जाता था, जहाँ मैंने 2 मुजाहिदों को एक तरफ छुप कर बैठे हुए देखा था। इनके पास स्टेन गने भी थी। वो गार्ड ड्यूटी पर थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं अंधेरे में इन्हें कहाँ नजर आ सकता था। मैं झाड़ियों के अंदर से होकर तय खाने में उतर गया। मुझे मालूम था मुझे कहाँ जाना है। कमांडो खालिद की बू बता रही थी कि वो कहाँ होगा। मैं छोटे हुजरे के पास पहुंचकर एक तरफ दीवार के साथ अंधेरे में हो गया। एक मुजाहिद हुजरे में से बाहर निकल रहा था। जब वो चला गया तो मैं हुजरे में दाखिल हो गया। कमांडो खालिद दरी पर बैठा लालटेन की रोशनी में एक कागज हाथ में लिए कुछ पढ़ रहा था। मैंने जाते ही इसे सलाम किया तो इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा।
करमदाद तुम हो? मैंने कहा हाँ कमांडो, मैं करमदाद हूँ। इसने कागज दरी पर एक तरफ रख दिया। इस दौरान मैं रेंगता हुआ इसके करीब आ गया। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। मैं तो दुआएं मांग रहा था। जमीला भाभी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने इसे असल बात नहीं बताई। यही कहा कि करमदाद दूसरे मुजाहिदों के साथ 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र थी, खुदा का शुक्र है कि तुम भी जिंदा सलामत वापस पहुंच गए। कमांडो खालिद कहने लगा, दरिया की तेज मौज ने मुझे तुमसे अलग कर दिया था, वरना मुझे मालूम था कि तुम सांप की शक्ल में मेरे साथ साथ तैर रहे होगे। तूफानी मौज मुझे बहाती हुई कहां से कहां ले गई। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने जिंदा सलामत बैठे हैं। इंटेलिजेंस वालों ने तो हमें पकड़वा दिया था और इस बार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जमीला को देखने के लिए बेताब था। मैंने खालिद से कहा, कमांडो क्या इस वक्त जमीला से मेरी मुलाकात हो सकती है? वो एक लम्हा गौर करने के बाद कहने लगा, इस वक्त मैं किसी मुजाहिद को कमीन गाह से बाहर भेजने और जमीला भाभी को यहाँ लाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। कल इंशाल्लाह इसे जरूर बुलवा लूंगा। इसके बाद वो दरी पर से कागज उठाकर इसे दोबारा पढ़ने लगा। मैंने पूछा, कमांडर ये क्या पढ़ रहे हो? इसने आहिस्ता से कहा, करमदाद हमारे एक और इम्तिहान का वक्त आ गया है। मैंने पूछा, क्या इंडियन आर्मी की किसी ट्रेन को उड़ाना है? कमांडो मंसिर खालिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अभी इस किस्म के इम्तिहान का वक्त नहीं आया, लेकिन ये इम्तिहान भी बड़ा अहम और हिम्मत तलब है। मैंने कहा, कमांडर अल्लाह की राह में मैं अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए भी हर वक्त तैयार हूँ। तुम हुक्म करो, मुझे क्या करना होगा? कमांडो खालिद ने कागज का पुर्जा मेरे आगे किया और बोला, ये खत खुफिया इशारों में लिखा हुआ है। ये हमारी तंजीम का खुफिया कोड है। तुम इसे नहीं पढ़ सकोगे, मगर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। इसने खत एक तरफ रख दिया और बोला, जम्मू से हमारे आदमी ने ये खबर दिल्ली पहुंचाई है और दिल्ली से हमारे आदमी ने टेलीफोन के जरिए खुफिया इशारों में ये खबर हम तक पहुंचाई है। इसमें क्या लिखा है? मैंने पूछा। कमांडो खालिद ने हुजरे के दरवाजे की तरफ देखा और मुझे एक तरफ छुप जाने का इशारा किया। कोई मुजाहिद आ रहा था। मैं जल्दी से तकिए के पीछे हो गया। एक मुजाहिद चाय ट्रे में लिए आ गया। चाय का ट्रे इसने कमांडो खालिद के सामने रखा और वापस चला गया। इसके जाने के बाद मैं तकिए के पीछे से निकलकर कमांडो खालिद के सामने आ गया। वो कहने लगा, चाय पियोगे? मैंने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे जल्दी से बताओ जम्मू से क्या खबर आई है? कमांडो खालिद अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए बोला, खबर मिली है कि कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर गुलाम हुसैन को भारतीय मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे होशंगाबाद के टॉर्चर सेंटर में ले जाया जा रहा है। होशंगाबाद का टॉर्चर सेंटर इंसानों का बोचड़ खाना है। वहां जब किसी कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसे वहां मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमारे कई कश्मीरी हुर्रियत परस्त वहां शहीद हो चुके हैं। इनमें से हम सिर्फ 3 कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों को बचाने में कामयाब हुए हैं। इसकी वजह यह है कि इंडियन मिलिट्री पुलिस इंतहाई राजदारी और ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ कश्मीरी मुजाहिदों को कत्ल करने के लिए होशंगाबाद की कत्लगाह में ले जाती है। इसी टॉर्चर सेंटर में अजियत देने के जदीद तरीन और इंतहाई तकलीफ दे आलात मौजूद हैं। वहाँ मुजाहिदों को वहशियाना अजियतें दी जाती हैं और इनसे पूछ गिछ की जाती है। इसके बाद इन्हें बिजली के झटके दे देकर शहीद कर दिया जाता है। हमारे जम्मू के खास आदमी ने जान पर खेल कर ये इत्तला हासिल की है कि हुर्रियत परस्त लीडर गुलाम हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इसे होशंगाबाद पहुंचाया जा रहा है। मैंने पूछा, कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर को किस तरफ से और कब होशंगाबाद ले जाया जाएगा और ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? खालिद ने कहा, होशंगाबाद यहाँ से बॉम्बे लाइन पर ज्यादा दूर नहीं है। ये सारा इलाका खतरनाक जंगलों वाला इलाका है। इस खत में दर्ज है कि कश्मीरी लीडर को जम्मू से फौजी हेलीकॉप्टर में सवार कराकर दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया गया है। दिल्ली वाले हमारे आदमी ने बताया है कि आज रात इसे होशंगाबाद बजरिया फौजी हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आज रात किसी भी वक्त कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर गुलाम हुसैन होशंगाबाद के टॉर्चर सेंटर पहुंच जाएगा। मैंने कमांडो खालिद से पूछा कि क्या इसे मालूम है कि टॉर्चर सेंटर होशंगाबाद में किस जगह पर है? इसने कहा, हमारे सारे कमांडो इस टॉर्चर सेंटर को देख चुके हैं। मुझे इसका सारा मोहल्ले वकू मालूम है।
अब हमें इस टॉर्चर सेंटर पर कमांडो एक्शन करके अपने कश्मीरी लीडर को वहां से निकालना है, लेकिन इसके लिए बड़ी एहतियात और अकल के साथ प्लान बनाना होगा, क्योंकि होशंगाबाद टॉर्चर सेंटर पर सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजामात हैं। इससे पहले हम वहां कमांडो अटैक करके अपने 3 कश्मीरी मुजाहिदों को निकाल चुके हैं। इस कमांडो ऑपरेशन के लिए हमें कुछ ऐसे एमुनेशन और हथियारों की भी जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इन हथियारों की फराहमी का बंदोबस्त करें। हमारे पास जो कुछ है इससे काम लेना होगा। मैंने कहा, कमांडर तुम फिक्र ना करो, जहां तुम्हें बड़े हथियारों की जरूरत होगी वहां मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मैं बड़ी आसानी से दुश्मन के मशीन गन मोर्चों में घुसकर इनको खत्म कर सकता हूं। कमांडो खालिद किसी अहम नुक्ते पर गौर कर रहा था। इसने चाय की प्याली नीचे रखते हुए कहा, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन में हमारी बहुत मदद कर सकते हो, लेकिन वहां होशंगाबाद टॉर्चर सेंटर में इंडियन आर्मी की पूरी प्लाटून मोर्चा बंद है, जिसमें 3 इन्फेंट्री की कंपनियां हैं। इसकी वजह यह है कि इस टॉर्चर सेंटर में बड़े अहम कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को अगर वो पकड़े जाएं तो लाया जाता है और इनसे पूछगिछ करके बड़ी नतीजा खेज मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें इस मिशन पर किस वक्त रवाना होना चाहिए और होशंगाबाद हम किस तरह पहुंचेंगे? कमांडो खालिद कहने लगा, मैंने अपने 5 तजुर्बाकार कमांडो मुजाहिदों को अलर्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आज रात को हम अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएं। हमारे पास सिर्फ एक पुरानी जीप होगी, लेकिन हम जंगल में शार्ट कर रास्ते पर सफर करेंगे और सुबह होने से पहले पहले होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, कमांडो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, ये मेरे 5 कमांडो बड़े तजुर्बाकार कमांडोज हैं और मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में ये बता दिया है कि तुम इंसान हो, साबिक कमांडो हो, मगर एक जोगी के तिलिस्म की वजह से कभी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हो और कभी अपने इंसानी शक्ल में वापस आ जाते हो। इस मिशन की नोयत ऐसी है कि इन कमांडोज को एतमाद में लेना जरूरी था। मैंने पूछा, इन पर इस इंकशाफ का क्या रद्द अमल हुआ? वो बोला, वो बड़े हैरान हुए, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो सिर्फ अपने मिशन के बारे में पूछते रहे। बहरहाल तुम्हें शामिल करके हम कुल 7 कमांडो होंगे और मैं समझता हूं कि इस मिशन के लिए इतने ही आदमी काफी हैं। अभी जो मुजाहिद चाय लेकर आया था, इसको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं अपने 5 कमांडोज को यहाँ लेकर आता हूँ। कमांडो मंसिर खालिद उठकर हुजरानुमा कोठरी से निकल गया। मुझे अपनी बीवी जमीला का ख्याल आ गया। इसकी हल्की हल्की बू मुझे महसूस हो रही थी। वो इसी शहर में थी, मैं भी इसी शहर में था, लेकिन हम एक दूसरे से अभी नहीं मिल सकते थे। मेरे सामने एक अहम मुजाहिदाना मिशन था। मुझे अल्लाह की राह में इसके नाम और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले कश्मीरी मुजाहिदों के दुश्मनों के खिलाफ जंग करनी थी, जिहाद में शामिल होना था। अगर इस कमांडो मिशन में मैं जिंदा निकल आया तो जमीला से भी मिल लूंगा, अगर शहीद हो गया तो अल्लाह मालिक है। कमांडो खालिद अंदर आ गया। इसके साथ 5 मुजाहिद कमांडोज भी थे। उन्होंने मुझे दरी पर कुंडली मार कर बैठे हुए देखा और किसी किस्म के ताज्जुब का इजहार न किया। मैंने इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा और दीवार के साथ लग कर बैठ गए। कमांडो खालिद मेरे करीब बैठ गया। वो अपने कमांडोज को मुखातिब करके बोला, गाजियो, जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है, इंडियन मिलिट्री पुलिस कश्मीर के सबसे बड़े हुर्रियत परस्त और मुजाहिद गुलाम हुसैन को गिरफ्तार करके होशंगाबाद के टार्चर सेल में ला रही है। बल्कि इस वक्त तक वो टार्चर सेल में पहुंच भी चुके होंगे। हुर्रियत परस्त कश्मीरी लीडर से महज बराए नाम पूछगिछ होगी। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्हें यहाँ इसलिए लाई है कि इसे शहीद कर दिया जाए, जैसा कि इससे पहले भी यहाँ कई कश्मीरी मुजाहिदों को शहीद किया जा चुका है। इसके बाद मकबूजा कश्मीर की भारतीय फौजी हाईकमान ये अफवाह फैला देगी कि कश्मीरी लीडर मफरूर होकर पाकिस्तान या आजाद कश्मीर चला गया है। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें कश्मीरी लीडर और कश्मीरी हुर्रियत परस्त को भारतीय फौज के चुंगल से निकाल कर लाना है। हमारे वसाइल महदूद हैं। होशंगाबाद के टार्चर सेल में, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, इंडियन आर्मी की पूरी प्लाटून तैनात है। चारों तरफ मशीन गन पोस्टें हैं और कांटेदार बाड़ लगी है। भारतीय फौज के पास असलह और हथियारों की कमी नहीं है। हमारे पास पूरे हथियार भी नहीं है। इसके बावजूद हमें इस मार्के को सर करना है।
इस मिशन को कामयाब बनाना है और टारगेट को मारकर कश्मीरी लीडर को भारतीय दरिंदों की कैद से निकालकर अपने साथ लाना है। हम 7 आदमी इस खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। कमांडो करमदाद के बारे में तुम सब जानते हो कि वो अगरचे सांप की शक्ल में है, लेकिन वो इंसान है। अगर बुत परस्त के जादू ने इस पर असर कर रखा है, जो इंशाल्लाह जल्दी दफा हो जाएगा। कमांडो करमदाद भी इस मुहिम पर हमारे साथ जा रहा है। हो सकता है हम में से कोई जिंदा वापस ना आए, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमें कश्मीरी लीडर को जरूर रिहा कराना है, ख्वाह हम सारे के सारे मारे जाएं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई हिचकिचाहट या शक हो तो अभी बता दो। कमांडो खालिद खामोश हो गया। भोपाल के चारों मुजाहिदों ने बयावक जुबान होकर कहा कि इनके दिल साफ हैं, इनके दिलों में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं। वो अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं और वो अपनी जान देकर भी कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिद को जालिमों के पंजे से छुड़ाएंगे। कमांडो खालिद ने बेइख्तियार होकर कहा, जज़ाकल्लाह। फिर इसने मुझसे पूछा, कमांडो करमदाद क्या तुम भी तैयार हो? मैंने फौरन कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने अपने मुजाहिद कमांडो हारून से कहा, तुम फौरन जीप में जरूरी एमुनेशन और असला वगैरह रख दो और आकर रिपोर्ट करो। हारून इसी वक्त यस सर कहकर बाहर निकल गया। कमांडो खालिद ने कलाई की घड़ी में वक्त देखा और बोला, अभी रात के 8 बजे हैं। अगर हम 9 बजे भी निकल पड़ते हैं तो 11 बजे से पहले होशंगाबाद के जंगल में अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। इनमें से एक मुजाहिद कमांडो का नाम राशिद था। इसने कहा, सर हमारे पास हैंड ग्रेनेड 6-7 ही हैं। कमांडो खालिद बोला, अल्लाह मालिक है, अगर हैंड ग्रेनेड ना भी होते तो हमें इस मुहिम पर जरूर निकलना था और इसे कामयाब बनाना था। ये बताओ कि हमारे पास लाइट मशीन गनें कितनी हैं? कमांडो राशिद ने कहा, इस वक्त सिर्फ 4 लाइट मशीन गनें हैं, मैगजीन की 8 बेल्टें हैं, ये काफी हैं। बाकी हमारे पास स्टेन गनें होंगी, सलेंसर वाले पिस्तौल होंगे और कमांडो चाकू भी होंगे। अगर हमने सोच समझ कर और मंसूबाबंदी से काम लिया तो इंशाल्लाह हम इस मुहिम पर जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह, मैंने कहा। कमांडो हारून ने आकर बताया कि इसने जीप में लाइट मशीन गने, मैगजीन के पट्टे और स्टेन गने वगैरह रख दी हैं। कमांडो खालिद ने एक बार फिर घड़ी पर वक्त देखा और बोला, हम ठीक 15 मिनट बाद यहाँ से निकल पड़ेंगे। 15 मिनट में जरूरी तैयारी कर लो। 5 मुजाहिद कमांडो उठे और एक दूसरे के पीछे हुजरे से निकल गए। मैंने खालिद से कहा, कमांडर किसी के हाथ जमीला को पैगाम पहुंचा देना कि मैं इस मुहिम पर तुम्हारे साथ जा रहा हूं। जमीला भाभी को पैगाम पहुंच जाएगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। इसके ठीक 15 मिनट बाद 5 कमांडो अपने कमांडर खालिद की क़ियादत में तैयार होकर खुफिया ठिकाने से बाहर आ गए। मुझे खालिद ने अपनी स्याह कमांडो जैकेट के कॉलर के अंदर इस तरह छुपा रखा था कि मेरा सर कॉलर से बाहर निकला हुआ था और मैं सब कुछ देख रहा था। मुझे कमांडो खालिद ने इस पोजीशन में इसलिए रखा था क्योंकि मैं सांप होने की हैसियत में रात के अंधेरे में भी देख सकता था। पुरानी जीप जिस पर दरख्तों की शाखें डालकर इसे कैमोफ्लेज किया गया था, पुरानी बारादरी के खंडर के पास खड़ी थी। ये लोग तेज तेज कदमों से चलते हुए जीप के पास आए। जीप में रखी हुई स्टेन गने एक एक करके उठा ली और अपने कंधों से लटका ली। ये 6 के 6 कमांडो एक ही किस्म की स्याह जैकेटों, स्याह पुरानी पतलूनों में मलबूस थे। सरों पर स्याह रुमाल बंधे हुए थे। 4 लाइट मशीन गन जीप में रखी हुई थी। कमांडो खालिद ने कमांडो हारून को अपने साथ बिठाया। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सेल्फ दबाया और जीप एक धचके के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बड़ी सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार तेज हो गई। 10 मिनट में हम भोपाल शहर से निकल आए थे और जीप भोपाल से नागपुर जाने वाली सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ती हुई जा रही थी। बारिश रुक गई थी। मैं कमांडो खालिद की जैकेट से कॉलर के साथ लगकर बैठा हुआ था और सामने देख रहा था। मुझे दूर तक सड़क अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। मैं कमांडो खालिद को बताता जा रहा था कि सड़क पर दूर तक कोई फौजी या सिविलियन गाड़ी नजर नहीं आ रही। हमने 2-3 गाड़ियों को क्रॉस किया, 2-3 पुलों पर से गुजरे। हमारे दाएं बाएं जंगल शुरू हो गया था। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी, रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं थी। हम बड़ी बेफिक्री और आजादी से चले जा रहे थे। 1.5 घंटे के बाद दूर से हमारे दाएं जानब रोशनियां टिमटिमाती नजर आईं तो खालिद ने मुझसे कहा, ये होशंगाबाद की रोशनियां हैं, हम होशंगाबाद पहुंच गए हैं।